Number 94 is on the way. आदित्य इस बात को जानकर बहुत खुश था कि आखिरकार उसका प्लान उसी तरीके से कंप्लीट होने वाला है जैसा उसने सोचा था। उसके मन में यही चल रहा था कि वो चाहे कितनी भी बातें 2 दिन में सोच चुका हो, लेकिन एंड में आकर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। बस अब उसे सुशील से ये जानना था कि कहीं उसका आदित्य पर हमला करने का कोई इरादा तो नहीं है, और एक बार आदित्य को ये पता चल जाए तो उसे सुकून मिल जाए। आदित्य इस बात को सोचकर अपना माइंड रिलैक्स कर चुका था और अपने काम में वापस बिजी हो गया था। उसकी टेबल पर एक पेपर था जिस पर नामों की एक लंबी लिस्ट थी। आदित्य उन्हें बारी बारी से कॉल करता और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसे अब काम में इंटरेस्ट भी आ रहा था और वो जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहता था ताकि 7 बजे से पहले वो फ्री हो जाए। वो लिस्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था और कुछ आखिरी के नाम बचे थे। उसने कुछ देर के लिए वो लिस्ट साइड में रखी और एक ब्रेक लिया। जब वो बैठकर सोच रहा था तभी उसे ख्याल आया कि अगर मुझे सुशील ने कुछ नहीं बताया तो मैं आगे क्या करूंगा। बहुत दिनों के बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जिससे मैं अपना एक सस्पेक्ट कम कर रहा था, लेकिन आगे क्या होगा। इस सोच ने उसे दोबारा निखिल और अनुराग के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। वो ऑफिस की एक दीवार को एकटक देख रहा था और सोच रहा था कि मैं अगर सुशील से जानकारी निकालने में फेल हो गया तो मेरा एक दुश्मन बढ़ जाएगा, और निखिल और अनुराग तो मुझसे दूर हैं ही। इनके अलावा एक तीसरा आदमी भी है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या पता वो तीसरा आदमी अभी भी मुझ पर नजर रख रहा हो, और जब भी जैसे भी कोई गलत कदम उठाऊंगा वो मुझ पर हमला कर देगा। इन सब बातों से आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर पहले जितनी स्पीड से क्लाइंट से बात कर रहा था, अब वो बस बैठा है। उसका हाथ फोन पर नहीं जा रहा और वो अपने नाखून चबाने लगा। आदित्य के इस बदले हुए मिजाज को अमित ने देखा और वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ आदित्य, सब ठीक? आदित्य ने झट से उसकी तरफ देखा और कुछ पल खोए रहने के बाद उसने आधे मन से जवाब देते हुए कहा, हाँ सब ठीक। ऑल सेट फॉर द नाइट? हाँ ऑल सेट। इतना बोलने के बाद अमित उसे दिलासा दे रहा था कि कुछ गलत नहीं होगा और सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसा वो चाहते हैं। उसके बोलने के अंदाज में कॉन्फिडेंस था और आदित्य उस दिलासे को लेकर थोड़ा स्माइल करने लगा। अमित ने अपनी डेस्क की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ठीक है मैं जाऊं या कुछ कहना है तुझे? हाँ हाँ ऑल गुड, आदित्य ने पॉजिटिव फेस बनाते हुए कहा। अमित वहां से निकल गया। आदित्य ने दोबारा उस पेपर को उठाया और अगले क्लाइंट के नाम देखने लगा। उसकी नजर पेपर पर थी और दिमाग उसी बात पर। आदित्य ने एक झटके में पेपर को बंद किया और खुद से कहने लगा, यह मेरी अग्नि परीक्षा है और इस वक्त मुझे कुछ और नहीं सोचना है। प्लान क्लियर है, टाइम आ चुका है, अब ध्यान भटकाना गलत है। इतना सोचते ही आदित्य ने आंखें बंद करी और एक गहरी सांस लेकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। घड़ी में 5 बज चुके थे। एम्प्लॉइज अपने बैग लेकर निकल रहे थे। ट्विंकल और अमित सबसे पहले ही ऑफिस से निकल गए। आदित्य लिफ्ट की तरफ नजरें गड़ाए बैठा रहा। जब उसका दरवाजा खुलता तो आदित्य सोचता कि मृणाली होगी, लेकिन 5:30 बजे तक भी मृणाली नहीं आई। तब अचानक से उसके मन में एक और ख्याल आया कि वो पहले से ही ट्विंकल को पार्टी में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसने मृणाली से तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी कि वो उसे नहीं ले जाएगा। उसे लगा कि अगर अनामिका उन दोनों को इनविटेशन देकर गई है तो मृणाली भी जरूर पार्टी में जाने का सोच रही होगी। ऐसे टाइम पर आदित्य अगर उससे कह देगा कि वो ट्विंकल के साथ जा रहा है या फिर अकेले ही जा रहा है, तब तो मृणाली और भी ज्यादा गुस्सा होगी और चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अगर अनामिका ने भी आदित्य को मृणाली के अलावा किसी और लड़की के साथ देखा तो वो भी उससे ये सवाल जवाब करेगी, या वो मृणाली को भी इस बारे में बता सकती है। आदित्य ने सोचा कि इस बात का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तभी उसे ख्याल आया कि वो अपनी जगह अमित को ट्विंकल के साथ भेज देगा, जिससे उसके और मृणाली के बीच झगड़े के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो अब मृणाली से और झगड़ा नहीं बढ़ा सकता। जब तक मृणाली नहीं आई, आदित्य ने अपना फोन निकालकर अमित को कॉल किया और उसे इस नए प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे कह दिया कि वो तैयार हो जाए। अमित बार बार आदित्य से पूछ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। तब आदित्य ने उसे ये कह दिया कि पार्टी में पूरा बख्शी परिवार होगा जो आदित्य को एक ही बार में पहचान लेगा, और अगर सुशील ऐसे में गायब हो गया तब वो भी आदित्य से पूछताछ करेंगे।
इसलिए वो पार्टी में नहीं जा सकता। अमित ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा और वो बस एक ही बार में आदित्य की बात मान गया। फिर उन दोनों ने यह डिसाइड किया कि वो अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही मिलेंगे और तब आदित्य अपना इनविटेशन उन दोनों को दे देगा। आदित्य ने फोन काटा और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल आ गई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ही सही, लेकिन उसने एक सही डिसीजन लेकर अपने आप को मृणाली से झगड़ा करने से बचा लिया था। वो स्माइल कर ही रहा था कि तभी मृणाली आई और आदित्य उसके पीछे हो लिया। मृणाली की कार ऑफिस की बिल्डिंग से निकली। कार में बिल्कुल सुबह की तरह ही सन्नाटा था और आदित्य ने मृणाली को देखा कि वो मुंह चढ़ाकर बैठी हुई थी। उसने सोचा कि उसे मृणाली से बात करनी ही पड़ेगी और उसने कहा, मृणाली, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मृणाली ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन टेढ़ी नजरों से एक बार आदित्य को देखा और फिर अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगी। आदित्य को पता था कि वो अपनी इस कन्वर्सेशन को बीच में नहीं छोड़ सकता और उसे मृणाली को फोर्स करके अगर झगड़ा भी करना पड़े तो भी उसे पार्टी में जाने के ख्याल से बाहर निकलना ही होगा। यही सोचकर उसने कहा, मृणाली, तुमने कल रात को कहा था कि तुम्हारी मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करोगी? आखिर ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा कि तुम उस छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लोगी? तुम्हें पता है ना कि हमें आज पार्टी में भी जाना है। अगर तुम इस तरीके से ही रहोगी तो फिर मैं किसी भी पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। तुम बस मुझे एक बार बता दो कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो तो बोल दो ताकि मैं चुप रहूं। आदित्य ने अपने मन की सारी बात एक ही बार में बोल दी और वो बस मृणाली की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मृणाली ने उसी समय गाड़ी को एक रेड सिग्नल पर रोका और फिर आदित्य की तरफ पलट कर कहा, तुम एहसान किस पर जता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और तुम्हारी उस पार्टी में नहीं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, और बार बार इस बात को छोटी सी बात मत बोलो। अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी दोस्त से बात करूं तो तुमने उसे अपने घर का एड्रेस इतनी आसानी से क्यों बता दिया ताकि वो हमारे घर पर कभी आ ही नहीं पाती? तुमने अपने घर जाने से पहले फोन करके उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम घर पर नहीं हो? मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ इतने सारे लोगों के सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। जाना है तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मृणाली की बात सुनकर आदित्य को लगा जैसे मृणाली अभी भी जाने के मूड में है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकता और यही सोचकर उसने कहा, हाँ हाँ, जाओ, अकेले जाओ और फिर अनामिका के साथ साथ पूरी पार्टी में तमाशा बनाओ। तुम्हें क्या लगता है अनामिका जब हमें अलग अलग देखेगी तो सवाल नहीं पूछेगी? आदित्य के सवाल से मृणाली कुछ सोचने लगी और इतनी ही देर में आदित्य ने आगे कहा, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो जाऊंगा और मैं भी बस तुम्हारे लिए नहीं बैठा हूं। मुझे बख्शी सर ने इनवाइट किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। अगर नहीं जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा, आदित्य ने कहा और वो मृणाली की आंखों में देखने लगा। उसे वहां पर गुस्सा दिख रहा था और अब उसे पता था कि किसी न किसी तरीके से ही सही पर उसका प्लान काम तो कर गया है। अब मृणाली के मन में पार्टी में जाने का कोई ख्याल नहीं है और अब वो आराम से अपना काम पूरा कर सकता है। मृणाली ने आदित्य से अपना मुंह फेरा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य को वो और भी ज्यादा गुस्से में दिख रही थी, लेकिन उसे पता था कि यही सही है। वो थोड़े टाइम बाद उससे बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेगा, पर अभी के लिए उसे अंदर से खुशी हो रही थी जिसको वो बयान नहीं कर पा रहा था। जब आदित्य और मृणाली घर पर पहुंचे तब घड़ी में 6 बज चुके थे और आदित्य ने यह फैसला कर लिया था कि वो थोड़ी देर घर पर रुककर उसके बाद यहां से चला जाएगा। फिर जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेगा तब तक वापस नहीं आएगा। घर पहुंचने पर मृणाली कार से जल्दी से उतरी और फिर घर का गेट खोलकर हॉल के बजाय सीधे अपने रूम में चली गई। आदित्य को उसे देखकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि उसे मृणाली से बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने इस ख्याल को नीचे दबा दिया और वो हॉल में जाकर सोफे पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स करने लगा। जैसे जैसे घड़ी 7 बजे के करीब जा रही थी वैसे वैसे आदित्य के दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। उसे लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो उसने अपना फोन निकाला और ऑरेंज क्लब के बारे में सर्च किया। आदित्य को इंटरनेट पर जो रिजल्ट्स मिले उन्हें देखकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने देखा और पढ़ा कि ऑरेंज क्लब बस एलीट पार्टी के लिए यूज किया जाता है, जो अक्सर वो लोग कराते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी पार्टीज में बस खास लोग ही आते हैं।
आदित्य ने एक बार उस इनविटेशन को देखा जो अनामिका ने उसे दिया था। उसने पढ़ा कि वो पार्टी शहर का एमपी दे रहा है, जिसके पीए से आदित्य हॉस्पिटल में मिला था। उसने फिर एलीट पार्टीज के बारे में और पढ़ा तो उसे पता चला कि इन पार्टियों में महंगी शराब, अमीर लोगों और ज्यादातर फैंसी क्यूजिन्स के साथ अच्छा ड्रेस कोड ही चलता है, और कोई भी आम आदमी अगर वहां पर जाएगा तो उन लोगों के बीच में वो अलग ही चमकने लगेगा। आदित्य ने यह भी पढ़ा कि उन पार्टियों में इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई भी वहां पर कुछ गलत काम नहीं कर सकता, और उसे एक पल के लिए अपने प्लान पर डाउट हुआ कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो शायद आदित्य के साथ साथ अमित और ट्विंकल भी बिना मतलब के ही पकड़े जाएंगे, और फिर बख्शी सर को जब ये पता चलेगा तो आदित्य पर से उनका भरोसा भी उठ जाएगा। आदित्य के मन में अचानक से अमित और ट्विंकल की परवाह होने लगी थी, और वो उनके बारे में ही सोच रहा था कि क्या वो दोनों इस एलीट पार्टी में आदित्य का काम पूरा कर पाएंगे। इस आखिरी सवाल ने आदित्य को एक बार फिर से कंफ्यूजन में डाल दिया था। वो यही सोचने लगा कि प्लान पूरा होने के थोड़ी देर पहले तक भी उसके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब शायद उसका प्लान अभी भी अधूरा है। Thanks for hearing.